हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 19 और टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इस चैनल पर लगातार जीआईसी और यूपी पीजीटी फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन चल रही है। अभी तक मैकेनिक्स के 18 लेक्चर अपलोड हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उनको आप देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों जो टॉपिक हैं इनको मिलाकर ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन दो लेक्चर भी इनके लिए बनाना, अलग अलग लेक्चर बनाना भी सही नहीं पड़ेगा। तो हमने सोचा कि एक ही लेक्चर में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद सैटेलाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन से। और इसमें सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन। केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, और साथ में थोड़ा हिंदी की मिलावट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो धैर्य के साथ आपको बैठना है, दोनों लैंग्वेज को ध्यान में रख के हमको पढ़ाना है। तो केपलर के ग्रहीय गति के नियम, तो केपलर के जो ग्रहीय गति के नियम हैं, तो केपलर ने क्या किया था कि जो ग्रहों की गति होती है उसके लिए 3 मुख्य नियम दिया था। तो उन तीनों नियमों का नाम याद रखिए, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी ये बात याद रखिए। तो जो सबसे पहला नियम केपलर ने दिया था वो ये दिया था कि जो ग्रह होते हैं सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमते हैं, यानी इलिप्टिकल पाथ पर वो रिवॉल्व करते हैं। इलिप्टिकल पाथ आप समझते होंगे, ये एक इलिप्टिकल पाथ हो गया है, यानी इलिप्स है, ये इलिप्स या दीर्घवृत्त है। तो केपलर ने यही बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो सूर्य के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहे होते हैं। और सूर्य यानी कि सन कहाँ पर होता है, तो सन इस इलिप्टिकल पाथ के किसी एक फोकस पर होता है। तो इलिप्स की प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो कि इलिप्स किसको बोलते हैं, इसका इक्वेशन कैसा होता है, तो और इसमें कौन कौन से खास पॉइंट्स होते हैं। तो देखिए, ये जो इलिप्स होता है, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, इसमें 2 फोकस होते हैं, एक इधर फोकस होता है और एक यहाँ पर फोकस होता है। तो अगर हम इसको फोकस F1 बोले और इसको फोकस F2 बोले, तो केपलर का पहला नियम जो कि कक्षाओं का नियम है ना, इसको कक्षाओं का नियम भी बोलते हैं, और इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कह सकते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूमता है, एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है। यानी ये आपका प्लैनेट है और ये क्या है, सन है। तो जो प्लैनेट सन के चारों ओर एक इलिप्टिकल पाथ पर घूमता है, तो उस टाइम सन कहाँ हो सकता है, तो सन इस इलिप्टिकल पाथ के दोनों फोकस में से किसी भी एक फोकस पर लाई कर सकता है, स्थित हो सकता है। तो केपलर का पहला नियम या कक्षाओं का नियम यही कहता है कि सन के अबाउट प्लैनेट्स का जो मोशन होता है, जो पाथ होता है, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें इलिप्टिकल पाथ के बारे में बताया गया, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इलिप्टिकल पाथ होता है प्लैनेट्स का अराउंड दी सन। ये है केपलर का पहला नियम, जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम है उसको हम क्या बोलेंगे, ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये प्लैनेट है और ये सन, दोनों में से किसी एक जगह पर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, यहाँ पर सन है। दूसरा जो नियम है इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, यानी कि क्षेत्रीय चाल का नियम, क्षेत्रीय चाल का नियम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में ध्यान रखिएगा। ये और इसके बाद का नियम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पूरा केपलर का जो लॉज है तीनों वो सब आपको जानने चाहिए, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो इसमें एक फार्मूला आपको मिलेगा, और थर्ड लॉ जो है उसमें भी एक फार्मूला मिलेगा। तो उन फार्मूलों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स ये बताता है कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है। दूसरा लॉ ये बताता है कि जो प्लैनेट जब ये सन के अराउंड ऐसे मूव करते हैं इलिप्टिकल पाथ पर, तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करते हैं। इक्वल टाइम में इक्वल एरिया का मतलब कि अगर मान लीजिए प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t टाइम लिया है, तो इसने जो एरिया कवर किया है, एरिया स्वेप्ट बोलते हैं इसको, एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट्स,
यानी कि प्लैनेट और सन को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन ने इतना ये पूरा एरिया कवर किया है, ये बीच में। तो एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन इज इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल। समान समय अंतराल में ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान क्षेत्रफल तय करती है। तो अगर टी टाइम में हम मान लें कि प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने जो एरिया कवर किया वो ये एरिया आ गया। और इसी तरह से मान लीजिए प्लैनेट जिस टाइम यहाँ पर रहा होगा और यहाँ से टी टाइम में हम मान लेते हैं कि वो यहाँ पर पहुँच जाती है वो प्लैनेट, तो इसने अब जो एरिया कवर किया ये वाला एरिया। तो केपलर का जो दूसरा नियम है वो यही कहता है कि प्लैनेट जब सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो अगर यहाँ पर देखिए, अगर ये सन से यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस ज़्यादा है तो इतना एरिया को कवर करने के लिए जब यहाँ पर प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करेगा सेम टाइम में, तो आप देखिए एरिया को इक्वल रखना है, ऐसा हो रहा है। तो एरिया दोनों इक्वल तो तभी होगा ना जब यहाँ पर उसी टाइम में ये ज़्यादा दूर तक घूम जाए, क्योंकि सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस कम है। इतना एरिया मेंटेन करने के लिए इसको ज़्यादा घूमना पड़ेगा, तभी जाके इतना एरिया कवर कर पाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो प्लैनेट का एंगुलर स्पीड होता है सन के अबाउट, तो जब प्लैनेट दूर रहता है तो धीरे धीरे चल रहा है, नज़दीक आता है तो उसको तेज़ी से घूमना होता है ताकि सेम टाइम में सेम एरिया वो कवर कर सके। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो लॉ ऑफ एरियल स्पीड यही कहता है कि इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल टाइम। और किसके द्वारा ये एरिया कवर किया जा रहा है? तो द एरिया कवर्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन। ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली जो रेखा है वो बराबर समय अंतराल में बराबर क्षेत्रफल तय करती है। और आप एक चीज़ जानते हैं कि अगर टी टाइम में कोई ऑब्जेक्ट है वो d डिस्टेंस कवर करता है तो d/t को आप बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड। और ये कौन सा वेलोसिटी है? इसको आप बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग। तो अगर हम इसी तरह से बात करें कि टी टाइम में ये जो लाइन है वो s एरिया कवर करती है या ds एरिया कवर करती है dt टाइम में। मान लीजिए कि dt टाइम में हम सारी बातें करें तो ये d है ना, ये इसको फिर s लेना पड़ेगा। तो ds और ये हो गया ds/dt। तो ये हुआ आपका लीनियर वेलोसिटी या रेखीय वेग। इसी तरीके से अगर dt टाइम में जो एरिया इसने कवर किया वो ds एरिया है तो ds/dt जो आएगा वो क्या आएगा? देखिए यहाँ पर जो ds था वो क्या था? वो डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पर जो ds है वो हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो जब एरिया पर यूनिट टाइम की बात करेंगे तो इसको भी हम स्पीड ही बोलेंगे, इसको भी हम वेलोसिटी ही कह रहे हैं, लेकिन नाम क्या होगा इसका नाम होगा एरियल वेलोसिटी या एरियल स्पीड। एरियल वेलोसिटी कह लीजिए या एरियल स्पीड, यानी कि क्षेत्रीय चाल कहेंगे। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम रेखीय वेग कहते हैं, वैसे ही एकांक समय में तय किए गए क्षेत्रफल को हम क्षेत्रीय चाल बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये जो दूसरा नियम है केपलर का, जो ये कहता है कि इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल टाइम। अगर आप इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, यहाँ भी दे रहे हैं, इसका मतलब हर जगह जब आप एरियल स्पीड निकालेंगे, क्षेत्रीय चाल निकालेंगे, वो तो सेम आएगा। तो इसी बात को आप ये भी कह सकते हैं दैट इज एरियल स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो क्षेत्रीय चाल होता है वो नियत होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो एरियल स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। और एरियल स्पीड को लिखने का फार्मूला क्या है? तो अगर हम एरिया को a से एक्सप्रेस करें, एरिया को a से, तो dA/dt जो है यही क्या है? यही है आपका एरियल स्पीड। और आफ्टर कैलकुलेशन ये निकल के आता है J/2m। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ एरियल स्पीड या क्षेत्रीय चाल का नियम। इस नियम के अनुसार एरियल स्पीड dA/dt कांस्टेंट होता है। यहाँ पर कांस्टेंट लिखना है। इसका मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल एरिया वो कवर करता है, स्वेप्ट करता है। और dA/dt कांस्टेंट होने का मतलब J/2m कांस्टेंट। J/2m के कांस्टेंट होने का मतलब अब 2m में जो m है वो तो प्लानिट का मास है, तो मास ऑफ प्लानिट तो कांस्टेंट है ही। तो अगर इसको हटा दें यहाँ से तो J इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। और इसमें आप J समझ रहे हैं, J क्या है? J इज द एंगुलर मोमेंटम
जे इज द एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग बोला जाता है इसको। तो आप इस बात को ये भी कह सकते हैं कि केपलर का जो दूसरा नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये जो टर्म मिला है इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ये किसके इक्वल होता है ये भी पता होना चाहिए। फिर ये जो रूल कहता है कि dA/dt मतलब कि इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल टाइम, और इससे पता चलता है कि J इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड होता है लॉ ऑफ एरियल स्पीड। क्लियर? तो ये तो दूसरा नियम हो गया, ये केपलर के दो नियम हो गए। आप सब लोगों को मुझे उम्मीद है अच्छे समझ में आ रहा होगा। तीसरा नियम भी आप देख लीजिए यहीं पर, फिर स्लाइड को चेंज किया जाए। तीसरा जो नियम है इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या लॉ ऑफ पीरियड भी इसको बोला जाता है। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड का मतलब कि ये परिक्रमण काल का जो नियम है वो क्या है? तो परिक्रमण काल का नियम ये कहता है, परिक्रमण काल का नियम या लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है कि जो प्लैनेट सन के अराउंड ऐसे परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है, उसके जो परिक्रमा करने का जो टाइम है यानी टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो इस इलिप्टिकल पाथ के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है आप देख लीजिए, अगर ये आपका पूरा इलिप्स है तो ये बीच में जो पॉइंट है सेंटर O, इस पॉइंट से यहाँ पर एक इंड पर जो डिस्टेंस है इसको अगर हम A से एक्सप्रेस करें तो ये क्या है? सेमी मेजर एक्सिस। अगर आप ये पूरा ले लेंगे, अगर आप इसको A नाम दे दीजिए, इसको B, तो A से लेकर B तक की जो लेंथ है इसी को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये क्या है? मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है C और D, इसको हम बोलते हैं लघु अक्ष यानी कि माइनर एक्सिस। तो किसी भी इलिप्स में एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है, दो फोकस होते हैं, है ना। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जो मेजर एक्सिस AB है उसका जब यहाँ से आधा करेंगे तो इसी को बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस है, इसका जब आधा करेंगे तो इसको आप बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस। लेकिन जो केपलर का थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ पीरियड, उसमें यूज होता है सेमी मेजर एक्सिस। तो थर्ड लॉ यही कहता है कि प्लैनेट का सन के अबाउट जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का या परिक्रमण काल का स्क्वायर। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर इसी प्लैनेट के लिए, एक प्लैनेट ये हो गया और कोई और प्लैनेट आ गया, दोनों प्लैनेट के लिए इसको आपको कंपेयर करना है, तो आप देखिए ऐसा मिलेगा T1 स्क्वायर अपान T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपान A1 क्यूब अपान A2 क्यूब। तो अगर दो अलग अलग प्लैनेट हैं, उनका इलिप्टिकल पाथ का जो सेमी मेजर एक्सिस है वो अलग अलग है, तो उनके टाइम पीरियड या परिक्रमण कालों के बीच का जो अनुपात होगा या रिलेशन होगा वो इस टाइप का लिखेंगे आप इसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये आपका हो गया केपलर के ग्रही गति के नियम, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट जो ये बताता है कि ऑर्बिट कैसा होगा, इलिप्टिकल। दूसरा जो है वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल स्पीड, जो ये बोलता है कि एरियल स्पीड कांस्टेंट होगा। एरियल स्पीड का मतलब कि एरिया कवर्ड इन यूनिट टाइम, और एरियल स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब कि एरियल स्पीड इक्वल टू J/2m होता है। तो ये जब कांस्टेंट है इसका मतलब J कांस्टेंट है, J कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि एरियल स्पीड का जो लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्विवेलेंट है, उसी के तुल्य है। तीसरी बात यह है कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड यानी कि कितना समय लगता है इसको घूमने में। तो परिक्रमण काल का नियम या लॉ ऑफ पीरियड ये कहता है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। तो ये तीन रूल्स आप याद रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज कंक्लूजन ऑफ न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो न्यूटन ने क्या किया कि केपलर के जो प्लैनेटरी मोशन के लॉज हैं यानी केपलर के जो ग्रही गति के नियम हैं, इन्हीं नियमों का प्रयोग करते हुए एक फार्मूला बनाया, एक नियम दिया जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ और उसको कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। तो
तो न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है वो प्योरली उनका आइडिया नहीं है, उसमें उनका मॉडिफिकेशन है। उससे पहले केपलर ने जो रूल्स बताए थे उनको उन्होंने यूज किया था, इसका उन्होंने अपने थियरी के मतलब डेवलपमेंट में यूज किया था। तो केपलर ने जितने भी ये तीनों रूल्स बताए, इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए न्यूटन ने जो निष्कर्ष निकाला उसको हम बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब देखिए इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अब हिंदी में पहले लिख रहे हैं कि इंग्लिश में पहले लिख रहे हैं। अब जो भी दिमाग में आ रहा है वो सब करते चल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा लिखते हैं तो इंग्लिश को प्रॉब्लम है, और ज़्यादा इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी को प्रॉब्लम है। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बराबर इंपॉर्टेंस दिया जाए। तो इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कौन पहले लिखा जा रहा है और कौन बाद में। अगर हम इसी बात पर ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाने पर कब ध्यान देंगे। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको कई बार यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सार्वत्रिक या यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है न्यूटन का, ये हर जगह काम करता है, हर जगह, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, हर जगह। किसी भी ग्रह की बात हो, किसी भी सोलर सिस्टम की बात हो, तमाम सोलर सिस्टम है, तो उन सभी के केस में आप ये न्यूटन का ये जो रूल है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो काम करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल या सार्वत्रिक मतलब जो सर्व जगह मौजूद हो, बिल्कुल इसी तरीके से। तो ये नियम तो आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी आसान है ये और काफ़ी पॉपुलर है। क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है कि अगर इस यूनिवर्स में, ध्यान रखिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो पार्टिकल जिनका मासेस m1 और m2 हो और उनके बीच का मतलब कि उनके सेंटर्स के बीच, उनके केंद्रों के बीच की ये दूरी होती है। क्योंकि अगर ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ऑब्जेक्ट के सरफेस से आप लीजिए चाहे सेंटर से लीजिए, सेम आएगा। लेकिन जब बात हम बड़े बड़े लेवल पर करेंगे, क्योंकि ये रूल तो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक काम करता है, तो जब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, सैटेलाइट्स की बात करेंगे, तो ऐसे में सरफेस से डिस्टेंस और सेंटर से डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये जो फार्मूला होता है उसमें जो r होता है वो इन दोनों मासेस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नियम यही कहता है कि इस ब्रह्मांड में किसी भी दो मासेस के बीच लगने वाला फोर्स, और कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। दोनों मासेस के बीच जो भी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा कैपिटल G, और उसके बाद ये m1 m2 और उसके अपान में r²। ये फार्मूला बन गया, इसको बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। और ये जो बल आता है उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है मासेस की वजह से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल, और इस नियम को बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो कैपिटल G है, इस कैपिटल G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसको क्या बोलेंगे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू याद रखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट निकालेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल G का नाम याद रखना है और इसकी ये वैल्यू याद रखनी है। इसके नाम में लिखा हुआ सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर किसी भी प्लैनेट पर आप जाएंगे तो कैपिटल G की जो वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। स्मॉल g जो होता है, जो आपने सुन रखा होगा, आगे अभी डिस्कस करेंगे, स्मॉल g जो होता है वो प्लैनेट टू प्लैनेट और प्लैनेट पर भी प्लेस टू प्लेस वो वेरी होता है। अर्थ पर भी g की वैल्यू अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, बट हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं 9.8 का। ठीक है, तो स्मॉल g तो वेरी होता रहता है प्लेस बदलने से, प्लैनेट बदलने से, लेकिन कैपिटल G पूरे यूनिवर्स में हर जगह एक समान, और इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ठीक, और एक बात और याद रखना है कि ये जो कैपिटल G होती है, इसकी वैल्यू किसने फाइंड आउट करी थी? तो कैवेंडिश ने
कैवेंडिश ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ही कैपिटल जी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। तो ये बात भी याद रखिए, कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट किसने किया? कैवेंडिश ने किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले में जो फोर्स आया है इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, पहला पॉइंट, थोड़ा सा मार्कर में इंक डालते हैं और क्योंकि आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कैपिटल ये जो फोर्स की वैल्यू है यहाँ पर, ये फोर्स आपको, इस फोर्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये फोर्स नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होने का मतलब ये कि F जो है वो हमेशा आकर्षण बल होता है। यानी इस ब्रह्मांड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी भी वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे, रिपल नहीं करेंगे मास की वजह से। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह, वो हमेशा एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि नेचर में हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का ये फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये कभी रिपल्सिव नेचर का नहीं होता है। इस बात से ये कंफर्म होता है कि जो मास होता है वो एक टाइप का होता है। मास जो होता है वो सिर्फ एक टाइप का होता है, क्योंकि अगर मास दो टाइप के होते, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता, पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस होते, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मासेस में क्या होता, अगर दोनों पॉजिटिव होते या दोनों नेगेटिव तब तो अलग फोर्स दिखता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तब अलग नेचर दिखता। यानी कभी अट्रैक्शन और कभी रिपल्सन आपको देखने को मिलता। हमेशा अगर अट्रैक्शन मिल रहा है इसका मतलब कि मासेस का कोई दो नेचर नहीं होता, एक ही नेचर के मास होते हैं और वो नेचर क्या होता है, वो पॉजिटिव नेचर होता है। ठीक है, तो इस बात से ये पता चला है कि मास हमेशा पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोर्स होता है वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। जो दो मासेस यहाँ रखे हुए हैं, इन दो मासेस के बीच में आप कोई भी दूसरा मास रख दीजिए या कोई भी दूसरा आप मीडियम रख दीजिए, वो मीडियम का इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, मीडियम के ऊपर ये फोर्स डिपेंड नहीं करता। तो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं इसको आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको आप कंपेयर करते रहिएगा वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है उससे। इलेक्ट्रिक फोर्स की खास बात क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेज के बीच में लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेज के बीच में लगता है और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो नेचर में अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होने से ये कन्फर्म होता है कि जो चार्ज होते हैं वो दो वेराइटी के होते होंगे, दो वैरायटी के चार्ज होंगे तभी तो दो वैरायटी के फोर्स मिल पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेज के बीच में लगता है, मासेस के बीच में नहीं, ये चार्जेज के बीच में Q1 और Q2 जो दो चार्जेज होते हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इसका मतलब चार्ज दो टाइप के होते हैं। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के ऊपर डिपेंड करता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, इसका मतलब मास सिर्फ एक टाइप का होता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है K और यहाँ पर Q1 Q2 और अपान में R²। इस K की जगह पर बल्कि हम पूरी वैल्यू अगर लिख दें तो 4πε0 और यहाँ पर एक K आता है। इस तरह की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फोर्स की। और इस रूल को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। ये आगे आप पढ़ेंगे लेकिन फिर भी कंपेयर कर लेते हैं, इसको आगे आपको पढ़ाया जाएगा लेकिन कंपेयर करते रहिए कि दो चार्जेज, अगर इस मासेस की जगह पर दो चार्जेज होते तो इन चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसका ये फार्मूला होता है, इसको कूलॉम्स लॉ कहते हैं। बिल्कुल ग्रेविटेशन वाले फार्मूले से मैच करता है। ऐसा लगता है कि नकल हो गई थी, है ना, नकल कर लेते हैं लोग, कॉपी कर लेते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल कॉपी हो गया है। यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ मासेस का प्रोडक्ट है, वहाँ चार्जेस का प्रोडक्ट है, वहाँ स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के और यहाँ पर भी वही चीज़ है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। अगर चार्जेस के बीच का मीडियम चेंज कर दें तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ रहा है K और ये जो K होता है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो मीडियम बदलेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बदलेगा, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स बदल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तीसरी बात यह है
कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नेचर में सबसे कमज़ोर फोर्स है। ये है वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स का मतलब वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, हम नाम बता दे रहे हैं, आप इसको याद रखिए। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा होता है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो चारों फोर्स हैं, ये जो चारों फोर्स हैं, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फोर्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा वीक फोर्स होता है। हमने ये जो सीक्वेंस लिखा है, ये फोर्स जो होता है फोर्स की स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कौन सबसे वीक है, कौन किस नंबर पे आता है, कौन किससे कितना ज़्यादा वीक है या स्ट्रांग है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ये दूसरे नंबर पर है। सॉरी, ये थोड़ा सीक्वेंस हमने उल्टा कर दिया है। इसके बाद ये आता है, यहाँ पर रहेगा आपका तीसरा वाला वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद ये दूसरे नंबर का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है स्ट्रेंथ में, और तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये सबसे कमजोर फोर्स है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसके बाद जो हम टॉपिक बात करेंगे वो टॉपिक है आपका व्हाट इज ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन जो वर्ड यूज करते रहते हैं उसका मीनिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है और कैसे इनका वेरिएशन होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी कि इसको हम बोलते हैं गुरुत्व। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का अंतर। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के बीच का अंतर ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अगर इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कंफर्म कर दें और वो ऑब्जेक्ट जो कंफर्म करेंगे वो क्या हो जाए, अर्थ, तो दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाए तब जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को, पृथ्वी यानी अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। और कौन सा स्पेशल केस है कि दोनों मासेस में से जब एक मास, एक बॉडी कौन हो जाए, अर्थ हो जाए, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी नाम देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अक्सर लोग यूज करते रहते हैं, कुछ भी पूछो किसकी वजह से होता है तो कहते हैं ग्रेविटी की वजह से, कोई बोलता है ग्रेविटेशन की वजह से, श्योर नहीं रहते हैं ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में डिफरेंस क्या है। तो जब बात अर्थ के रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट गिरने, अट्रैक्ट होने की होती है तो वहां ग्रेविटी वर्ड यूज करते हैं। जब अर्थ के अलावा कोई 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसकी बात करते हैं तो उसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इस बात को आप समझिए कि जो अर्थ होता है, अगर ये आपका अर्थ है यानी पृथ्वी है और यहाँ ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है ग्रेविटी की वजह से, है ना, ग्रेविटी की वजह से जब ये ऑब्जेक्ट इधर अट्रैक्ट होता है तो लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। इसकी वेलोसिटी बढ़ते रहने से यानी चेंज होते रहने से इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आता है और इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन के लिए सिंबल यूज होता है स्मॉल जी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन। तो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से किसी बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं क्या, गुरुत्वीय त्वरण। तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसको हम स्मॉल जी से एक्सप्रेस करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू अर्थ की सरफेस के लिए, है ना, फॉर अर्थ सरफेस,
अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पर एक एवरेज वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण का मान है। लेकिन ये जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो अर्थ पर भी बदलती है जगह बदलने से, और साथ ही साथ ये यहाँ से ऊपर जाने पर या पृथ्वी के अंदर जाने पर भी जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अभी हम इसके वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और आप देखिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये स्मॉल जी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में एक रिलेशन होता है, इसको याद रखिए, जी इक्वल टू जी एम ई अपान, मान लीजिए कि ये अर्थ का सेंटर है ओ और सरफेस पर आप पहुंच गए, तो सरफेस पर अगर आपको जी की वैल्यू निकालनी है तो वो जी कितना होता है, तो जी एम ई अपान अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और आप देखिए कि ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, तो ये रेडियस के इक्वल है, तो जी एम ई अपान लिख सकते हैं आर ई स्क्वायर। तो ये है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का रिलेशन, लेकिन कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो सेंटर और उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट पर ऊपर चले जाते हैं, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये कैपिटल जी के बीच का रिलेशन चाहिए, तो इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा, g इक्वल टू आ जाएगा, अच्छा इसको हम सिंबल भी चेंज कर देते हैं, सिंबल हम चेंज कर देते हैं क्योंकि g का मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये 9.8 वाली वैल्यू को g बोलेंगे। इसके अलावा ऊपर जाएंगे, अंदर जाएंगे, कहीं और भी जाएंगे तो चेंज हो जाएगा इससे, और उसको हम g के बजाय g डैश बोल सकते हैं। तो g डैश कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पर जाएंगे तो ये आ जाएगा जी एम ई अपान, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, तो सेंटर से, तो आर ई तो पहले था सरफेस तक, अभी ऊपर h और गए हैं तो आर ई प्लस एच आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का ये एक रिलेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है, और ये अर्थ के सरफेस के लिए है, और ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, अर्थ के सरफेस अगर h हाइट जाने के बजाय h डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर जो आएगा g वो आ जाएगा जी एम ई और अपान में, मान लीजिए आप h डेप्थ में चले गए तो यहाँ पर पहुँच गए, अब जो डिस्टेंस आएगा वो आर ई माइनस एच करने से आएगा, तो आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। ठीक, इस फार्मूले से एक चीज़ आप देखिए जो कंक्लूजन निकलता है यहाँ पर, एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट एक गिर रहा है अर्थ की ओर, ये अर्थ है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर वो स्मॉल जी है, तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई और अपान में आर ई स्क्वायर। अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि एच बहुत कम है आर ई से, तो ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस के पास में है या सरफेस पर ही है तो जी इक्वल टू जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर आया। और इस फार्मूले में आप देखिए कि जो मास यूज हुआ है वो इस अर्थ का मास है एम ई, इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है स्मॉल एम, वो इस फार्मूले में नहीं आया। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पृथ्वी की वजह से जो किसी भी वस्तु के अंदर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है, वो गुरुत्वीय त्वरण का मान उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उसके मास पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अर्थ के सरफेस पर यहाँ पर एक हाथी और एक चींटी दोनों को गिराएं तो दोनों एक बराबर एक्सेलरेशन से, एक समान त्वरण से नीचे जाएंगे, और एक समान त्वरण से अगर नीचे जाएंगे तो एक साथ नीचे पहुंचेंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है कि हाथी और चींटी दोनों को छत से गिराएं और दोनों नीचे साथ में पहुंचे? ऐसा तो होता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपको ये कि जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू सेम होती है हर ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन कहाँ पर, वैक्यूम में। जी की वैल्यू इस फार्मूले से पता चलता है कि जी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता तो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होगा तो साथ में नीचे पहुंचते। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है अर्थ पर, क्यों? क्योंकि अर्थ पर वैक्यूम नहीं है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो ये वाली बात होल्ड करेगी, एग्जैक्टली होल्ड करेगी अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो। लेकिन अगर पृथ्वी पर बात किया जाए तो पृथ्वी पर जी की वैल्यू आपको वेरी होती हुई समझ में आती है, या हर एक ऑब्जेक्ट पर अलग अलग आपको लगता है कि एक्सेलरेशन काम कर रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है, और ये जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या करता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो एक रेजिस्टेंस ऐसे लगता है। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कह लीजिए एक विस्कस फोर्स लगता है।
ये जो रेजिस्टेंस काम करता है इसको हम बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध। ये वायु का जो प्रतिरोध है या जो माध्यम यहाँ पर है, बीच में जो मीडियम है, एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से जो श्यान बल काम कर रहा है, इस श्यान बल की वजह से क्या होता है कि जो भारी ऑब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी नीचे आ जाते हैं, जो हल्के ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाद में आते हैं। और ऐसा हल्के ऑब्जेक्ट बाद में क्यों आ रहे हैं? अगर एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है तो दोनों पर तो बराबर एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट भारी है तो इसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस काम करता है, अच्छा दोनों पर अगर एयर रेजिस्टेंस हम सेम ही कंसीडर करें तो भारी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका असर कम पड़ता है और हल्के ऑब्जेक्ट के ऊपर असर ज़्यादा होता है। तो इसके ऊपर, क्योंकि ये हल्का है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है F = m/g आएगा। इसके लिए जब फोर्स निकालेंगे वो भी आएगा m/g। लेकिन इसके लिए जो मास है वो कम है, इसके लिए जो मास है वो ज़्यादा है ना। और मास अगर इसके पास ज़्यादा है तो यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है वो फोर्स ज़्यादा लग रहा है। एक्सीलरेशन सेम था दोनों का इस कॉन्सेप्ट से, लेकिन फोर्स दोनों पर इक्वल था। ठीक है, सॉरी, एक्सीलरेशन दोनों का सेम था लेकिन फोर्स अलग अलग था, क्योंकि मासेस दोनों के अलग अलग हैं। तो मास वेरी करेगा तो फोर्स तो वेरी करेगा ही। तो इस पर ज़्यादा फोर्स लग रहा था, इस पर कम फोर्स लग रहा था। तो कम फोर्स की वजह से जो एयर रेजिस्टेंस है उसका असर ज़्यादा हुआ, तो ये धीरे धीरे नीचे आ रहा था। बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा था तो एयर रेजिस्टेंस इसके लिए नेग्लिजिबल है, तो ये तेज़ी से नीचे आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि जी की वैल्यू मास पर डिपेंड नहीं करती है अगर वैक्यूम है तो। अर्थ पर वैक्यूम नहीं है, इसीलिए जी की वैल्यू आपको अलग अलग समझ में आती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है उसमें वेरिएशन किस तरीके से होता है, यानी कि जी में परिवर्तन। जी में परिवर्तन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू में जो वेरिएशन होता है उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले हम विथ अल्टीट्यूड देख लेते हैं। विथ अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ कैसे परिवर्तन होता है। ये अर्थ है, ये सेंटर O है, ये सरफेस पर कोई पॉइंट A है, अर्थ का रेडियस RE है। और मान लीजिए कि ऊंचाई यहाँ से H ऊंचाई पर यहाँ कोई पॉइंट B है। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हैं स्मॉल g होता है, और ऊपर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, g डैश हो जाएगा। तो इस g डैश और इस g में क्या रिलेशन होता है, तो ये फार्मूला याद रखिए कि g डैश = g अपान 1 + h/RE का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ऊंचाई के साथ g के मान में परिवर्तन। तो h ऊंचाई पर जाने पर नया एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको ऊंचाई यानी हाइट की वैल्यू पता है तो। रेडियस ऑफ अर्थ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये 6.37 × 10⁶ मीटर होता है, जिसको लगभग हम 64 भी कह सकते हैं। ये इस तरीके से भी दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा वही आप यूज करिएगा। इसको आप 6400 फिर किलोमीटर में भी बोल सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ अर्थ का अप्रोक्सीमेटली सेम है ये, वो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 होता है अर्थ के सरफेस पर। जी डैश की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर एच की वैल्यू बहुत कम है RE से, मतलब अर्थ के सरफेस से आप बहुत ज़्यादा हाइट पर नहीं जा रहे हैं, अर्थ का जो रेडियस होता है वो 6400 किलोमीटर होता है। तो अगर इस 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में कम हाइट पर आप जाते हैं, जैसे 32 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाते हैं, वो नेग्लिजिबल है 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में जब इसको सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हुए, तो रिजल्ट और सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जी डैश = आता है जी डैश = g और इंटू 1 - 2h/RE। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो -2h/RE। लेकिन ध्यान रहे कि ये फार्मूला हम तभी यूज करेंगे जब ये कंडीशन होल्ड करेगा तब। अगर h की वैल्यू RE से बहुत कम है तो हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हाइट के केस में। ये पहला केस था। दूसरा केस जो वेरिएशन का है वो आप देख लीजिए। हाइट के साथ साथ दूसरा केस हम ले रहे हैं विथ डेप्थ। डेप्थ यानी गहराई में जाने पर। तो अगर पृथ्वी की सतह से अर्थ के सरफेस से आप डेप्थ में जाते हैं तो भी जी की वैल्यू चेंज होती है, और चेंज में भी कैसा चेंज होता है, तो डिक्रीज होती है। ये भी डिक्रीज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ये जो जी डैश की वैल्यू है वो जी की वैल्यू से कम है, मतलब अर्थ के सरफेस पर जितना होता है ऊपर जाने पर और
कम हो जाता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, कम हो जाता है, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि यहाँ पर इतना है, अच्छा और ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा होगा, ऊपर जाने पर और कम हो रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो जी डैश की वैल्यू आती है, अगर हम इसमें एच डेप्थ में चले जाएं यहाँ पर, तो एच डेप्थ में जाने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपान आर ई। और ये फार्मूला भी ये बता रहा है आपको कि जी डैश की जो वैल्यू है वो कम है जी से, मतलब डेप्थ में जाने पर भी जी की वैल्यू चेंज होती है। ठीक, अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि जी की वैल्यू जो चेंज होती है अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, उसमें से कहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है। तो अगर इस वाले एक्सप्रेशन को और उस वाले एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो साफ साफ पता चलता है कि यहाँ -2h अपान आर ई है और उसमें -h अपान आर ई, यानी अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा तेज़ी से जी की वैल्यू डिक्रीज होती है एज कंपेयर टू डेप्थ इन दी अर्थ, है ना। अर्थ के सरफेस के अंदर जाने से जितनी तेज़ी से जी की वैल्यू डिक्रीज होती है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप देख लीजिए, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू में अगर हम h की वैल्यू लिख दें आर ई के इक्वल, h की वैल्यू आर ई के इक्वल आने का मतलब कि अर्थ के सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल डेप्थ में जाएंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल डेप्थ में जाएंगे तब तो सेंटर पर पहुंच जाएंगे। तो h इक्वल टू आर ई का मतलब एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के सेंटर पर पहुंचेंगे तो जी डैश इक्वल टू आ जाएगा जी 1 माइनस, यहाँ पर ये आर ई और अपान आर ई ये कैंसिल होके 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 इंटू जीरो इक्वल जी इक्वल टू 0, यानी कि अर्थ के सेंटर पर अगर आप जाते हैं तो जो जी की वैल्यू होती है वो 0 हो जाएगी। जी की वैल्यू 0 होने से आपका जो वेट है वो कितना हो जाएगा, मास इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यानी कि आपका जो वेट है वो हो जाएगा 0। और आपका वेट 0 होने का मतलब कि इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। तो वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, इस कंडीशन को आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के केंद्र पर हमारा जो भार है, भार मास नहीं, मास को तो द्रव्यमान बोलते हैं, तो हमारा जो भार है वो केंद्र पर 0 हो जाता है। जब भार 0 हो जाता है तो इसको भारहीनता की स्थिति बोलते हैं, कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जी की वैल्यू में वेरिएशन के लिए। इसके साथ और भी कुछ रीज़न है, उनको भी आप देख लीजिए। और जो रीज़न है वेरिएशन के लिए जी की वैल्यू में जो चेंज आते हैं, तीसरा पॉइंट अगर देखें तो थर्ड पॉइंट इज विथ लैटिट्यूड। अल्टीट्यूड आपने सबसे पहले पढ़ा, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई और लैटिट्यूड का मतलब है अक्षांश। तो ये अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। तो अक्षांश जो होता है वो क्या होता है, देखिए अगर ये पृथ्वी है और ये बिल्कुल बीच से जो रेखा जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ये है भूमध्य रेखा या इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर होता है, इस इक्वेटर के साथ कोई भी जगह है वो जो एंगल बनाती है उस एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, इस एंगल को ही हम अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश और देशांतर में से ये अक्षांश है। तो इक्वेटर किसी भी पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता है, किसी भी प्लेस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड बदलने के साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर कितना होगा और यहाँ पर कितना होगा, तो इस पॉइंट का लैटिट्यूड अलग है एंगल, और इस पॉइंट का लैटिट्यूड का जो एंगल है वो अलग है। और अगर हम यहाँ पर आएँ तो ये और कम है, यहाँ पर ही आ जाए तो ये तो 0 हो जाएगा। तो लैटिट्यूड बदलने के साथ भी जी की वैल्यू चेंज होती है। तो अगर देखिए हम यहाँ पर ही बात करें, यहाँ पर मतलब कहाँ पर, इक्वेटर पर, तो एट इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होगा, थीटा की लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0। और लैम्डा की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो जो इसका एक्सप्रेशन होता है फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फार्मूला होता है। ये इसके लिए अक्षांश के साथ या अर्थ के रोटेशन के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है वो आप इस फार्मूले से देखेंगे। देखिए अर्थ का रोटेशन अगर तेज हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी, ओमेगा बढ़ जाने से ये पूरा टर्म बढ़ जाएगा, ये पूरा टर्म बढ़ जाने से क्या होगा, जी माइनस ज़्यादा घटाएंगे तो और कम आएगा। मतलब अर्थ जितना तेजी से घूमेगी
अर्थ जितना ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी जी की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि जितना तेज घूमेगा ये टर्म उतना ज़्यादा होगा, ये टर्म जितना ज़्यादा होगा ये टर्म उतना कम आएगा। ठीक है, तो अगर ओमेगा की वैल्यू बढ़ती है तो जी डैश की वैल्यू घटेगी। एक तो आप ऐसे बता सकते हो। और लैम्डा के रिस्पेक्ट में यानी लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो अगर हम एट इक्वेटर बात करें भूमध्य रेखा पर, लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, जीरो आएगा। यहाँ पर कॉस जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। कॉस जीरो की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम रख रहे हैं तो ये पूरा टर्म मैक्सिमम आएगा, ये पूरा टर्म मैक्सिमम आएगा, इसका मतलब जी डैश मिनिमम आएगा। तो एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू जीरो, लैम्डा इक्वल टू जीरो होने पर कॉस जीरो आएगा 1, दैट इज मैक्सिमम। और ये जब मैक्सिमम आएगा तो जो जी डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, मिनिमम। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर सबसे कम जी की वैल्यू कहाँ होती है, तो इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा के जो जगह होते हैं वहां पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है। अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे बात करें, ऊपर और नीचे यानी कि ध्रुवों पर बात करें, एट पोल्स, तो दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा एट पोल्स। और एट पोल्स जो रिजल्ट आता है लैम्डा की वो आती है 90 डिग्री। 90 डिग्री को जब इस फार्मूले में रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, जो कि मिनिमम हो गया। और जब ये मिनिमम आप रख रहे हैं यानी ये जीरो हो गया पूरा, ये पूरा टर्म मिनिमम हो गया। तो जब ये जीरो आ जाएगा तो जी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। और वो जी वही है जो आपने शुरुआत में देखा 9.8, मतलब कि भूमध्य रेखा पर ही जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और वो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू कितनी होती है, तो उसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर या इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है, और पोल्स पर जो जी डैश की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओमेगा के बदलने से जी की वैल्यू कैसे बदलेगी, वो ये है, ओमेगा बढ़ेगा तो जी की वैल्यू घटेगी, ओमेगा घटेगा तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। हाइट के साथ और डेप्थ के साथ आप पहले ही देख चुके हैं। एक और केस आप देख लीजिए जो इसी बात को समझा सकता है, वो ये चौथा केस अगर हम कहें, अर्थ का जो शेप है उस शेप की वजह से भी जी की वैल्यू में वेरिएशन देखने को मिलता है। और वो ये है कि एक्चुअली बात ये है कि जो अर्थ होता है वो इक्वेटर पर ना, इक्वेटर पर थोड़ा सा ऐसे बल्गिंग टाइप का है, इस टाइप का। और जो यहाँ पर पोल्स हैं उन पोल्स पर, फिर से बनाते हैं इसको, पोल्स पर जो अर्थ है वो थोड़ा सा चपटा है ना, यहाँ पर फ्लैट है और यहाँ पर थोड़ा सा ये बल्क्ड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रेडियस है यहाँ पर और जो रेडियस है यहाँ पर अर्थ का, यानी रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, दोनों में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी भूमध्य रेखा पर बिल्कुल पृथ्वी के बीच में जो लाइन है वहाँ पर उसका रेडियस सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर पोल्स पर रेडियस सबसे कम है। और कितने का डिफरेंस है दोनों रेडियस में? रेडियस में, डायमीटर में नहीं, रेडियस में 21 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये आप देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, जो रिलेशन आपने ये पढ़ा कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, इसमें ये पता चलता है कि जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर ई स्क्वायर। रेडियस जितना ज़्यादा होगा जी की वैल्यू उतनी कम होगी। तो यहाँ पर इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज़्यादा है तो जी की वैल्यू यहाँ पर सबसे कम है। पोल्स पर जी की वैल्यू, आर ई की वैल्यू सबसे कम है तो जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और ये मैसेज तो आपको यहीं से मिल गया था जब आपने ये निकाल लिया कि इक्वेटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, एट इक्वेटर जी की वैल्यू होगी मिनिमम और एट पोल्स जी की वैल्यू होगी मैक्सिमम। तो इन्फॉर्मेशन तो वही वाली है, लेकिन शेप के बेसिस पर भी आप इस बात को समझ सकते थे। ठीक है, तो जी की वैल्यू में वेरिएशन की ये चारों कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है क्योंकि फार्मूले यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें आप याद रखिए। अब आप आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र, फील्ड का मतलब आप समझते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र या ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर किसी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन वाला फोर्स जो है वो महसूस कर सकें आप। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो मास m की वजह से क्या होगा कि अगर इसके पास कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगी और इसके पास कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो अट्रैक्ट करेगी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ तक रखेंगे कि वो अट्रैक्ट करेगी, तो इसका भी तो एक दायरा है ना कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ तक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है या फोर्स अप्लाई कर सकती है। वैसे तो आप हमेशा फार्मूले में रखेंगे तो कुछ ना कुछ तो फोर्स मिलेगा,
लेकिन वो जो फोर्स होता है वो फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है ना। वो फोर्स अगर बहुत ज़्यादा आप दूर जाएंगे, दूरी r की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स तो वो डिक्रीज होता जाएगा ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स वो तो r² के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है ए प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और ध्यान रखिए इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम बोलते हैं इसको। तो ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी और जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो भी दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं कि जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप इस मास को दूर लेते जाएंगे वैसे वैसे इनके बीच का जो फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा। एक ऐसा केस आएगा कि इसमें कोई भी फोर्स आपको महसूस नहीं होगा या नेग्लिजिबल फोर्स इसके ऊपर लगेगा। तो कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर वो दूसरे ऑब्जेक्ट को के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सके, उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड बोला जाता है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, हर एक चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर उसके अंदर दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगा और उससे बाहर है तो नहीं महसूस होगा। वैसे ही अगर इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फील होगा, इसके बाहर है तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड को कैरेक्टराइज करने के लिए, कहने का मतलब ये अगर ये मास है और यहाँ पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड को समझाना है तो उसके लिए एक क्वांटिटी होती है, एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यही है, इंटेंसिटी ऑफ, कितनी ज़्यादा तीव्रता है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को I से एक्सप्रेस करते हैं और ये I इज इक्वल टू होता है F/m, यानी कि पर यूनिट मास पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आप ले आए, मान लीजिए स्मॉल m मास का, और इसने क्या किया, इसके ऊपर कैपिटल F फोर्स लगा दिया, तो टोटल जो फोर्स लग रहा है इस m मास पर वो कैपिटल F है। लेकिन 1 किलोग्राम मास पर कितना लगा होगा फोर्स, तो पर यूनिट मास पर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इस पॉइंट का इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो I इज इक्वल टू F/m, पर यूनिट मास पर जितना फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं और इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ये तो पॉइंट हो गए आपके। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, एक चीज़ और डिफाइन है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अभी देखिए यहीं से आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल से हम पोटेंशियल एनर्जी में इंटर कर जाएंगे। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम अर्थ नहीं बना रहे हैं, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको पता है और इसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका मास स्मॉल m है उसको आप इन्फिनिटी से लेकर चलते हैं और इधर लेकर आते हैं, और कहाँ तक ले आते हैं, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डिफिनीशन है, गुरुत्वीय विभव की जो परिभाषा है वो ये है कि इन्फिनिटी से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पर यूनिट मास को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। मतलब ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है उस फील्ड के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसके लिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक तो उस पॉइंट को समझाने के लिए आप उस पॉइंट की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता सकते हैं जो कि पर यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स होता है। तो पर यूनिट मास पर जितना फोर्स लग रहा है अगर आप ये बता देते हैं, इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसको इंगित कर रहे हैं। उसी पॉइंट को बताने के लिए आपके पास एक और क्वांटिटी है जिसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल का मतलब क्या, तो पोटेंशियल का मतलब ये कि इन्फिनिटी से पर यूनिट मास को इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा उसको हम बोलते हैं उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो मान लीजिए m मास को यहाँ से यहाँ तक ले आने में W कार्य करना पड़ा, W जूल वर्क करना पड़ा, तो इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो किसके इक्वल होगा, तो इक्वल होगा W/m के।
क्योंकि W का मतलब क्या, टोटल मास के ऊपर लगने वाला, टोटल मास को लाने में किया गया वर्क डन। पर यूनिट मास के लिए जो वर्क डन होता है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो पर यूनिट मास के लिए मास से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो V इज इक्वल टू W/m। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये कि ये हमेशा माइनस में आता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है हमेशा, यानी ऑलवेज। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन में ये जो W है वो वर्क डन है, और रियल में आप जानते हैं कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका अपना ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट को इधर लाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो खुद ही इसको इधर खींच के लेकर आएगी। तो अलग से कोई वर्क डन नहीं हुआ, बल्कि वर्क ऑब्टेन हुआ। कार्य करना नहीं पड़ा, बल्कि कार्य प्राप्त हुआ। तो जो कार्य करना पड़ता है वो प्लस में होता है, जो कार्य प्राप्त होता है वो माइनस में होता है। तो डिफिनीशन में जो W था वो वर्क डन था। द वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। लेकिन यहाँ पर वर्क डन की बजाय आपको रियल में क्या मिलता है, ग्रेविटेशनल फील्ड के केस में वर्क ऑब्टेन मिलता है, और वर्क ऑब्टेन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा माइनस में होता है, और पर यूनिट मास के लिए जो वर्क डन है वही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि कोई ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने इस पॉइंट का बताया, इस पॉइंट P का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने बताया, अगर इस पोटेंशियल को आप इसके बजाय जिसका ये फील्ड बना हुआ है, जैसे ये कोई मान लीजिए, चलिए इसके आगे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम पॉइंट मास ले लें, कोई पॉइंट मास का मतलब ये है, मान लीजिए कोई पॉइंट मास है, कैपिटल M मास है इसका, और इससे कुछ r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट का आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट का आप तो एक तो ऐसे बता देंगे कि इन्फिनिटी से पर यूनिट मास को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा वो यहाँ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा, यानी V इज इक्वल टू माइनस में W/m में ये m कर देंगे, ये हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लेकिन इसी पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर इस पॉइंट मास के रिस्पेक्ट में बताना हो, तो ये रिजल्ट जो आता है वो आता है -gm/r। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डिफिनीशन है वो यहाँ तक तो डिफिनीशन है। बाकी अगर आपको कोई मास पता है, पॉइंट मास पता है, और उससे जितनी डिस्टेंस पर आपको पोटेंशियल चाहिए ये डिस्टेंस भी पता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है -gm/r, और ये माइनस हमेशा लगा रहेगा। माइनस का मतलब कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। और वो निगेटिव क्यों होता है वो हमने यहाँ पर कारण आपको बता दिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। अच्छा, पॉइंट मास की बजाय अगर हम बड़ा सा मास ले लें, यानी अर्थ की बात करें, तो अगर आप अर्थ की बात कर रहे हैं तो जहाँ पर हम पॉइंट मास का, ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट था उसका हमने मास यूज़ किया है, वहाँ पर अर्थ का मास यूज़ करेंगे। तो अर्थ का मास यूज़ करेंगे तो माइनस में gme/r आएगा, और स्मॉल r का मतलब आप एक तरह से लिख सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू RE+H लिख सकते हैं। स्मॉल r की जगह पर RE+H लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये अर्थ है तो ये एक तो इतना इसका रेडियस RE हो जाएगा सेंटर से यहाँ तक, और उसके बाद की जो डिस्टेंस है अगर हम उसको h बोल दें तो यानी ये पूरा जो स्मॉल r है वो RE और प्लस h के इक्वल होगा। तो RE+H की वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फार्मूला वही चीज़ है, -gm/r ही होगा। अगर पॉइंट मास है तो स्मॉल r जो है, मतलब जो डिस्टेंस है उतना ही होगा। अगर बहुत बड़ा कोई प्लैनेट है तो उसका रेडियस भी उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर कर रहे हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में, ठीक। एक टर्म और अगर आप समझ लेते हैं तो पूरा ग्रेविटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वो टर्म क्या है, जैसे ही आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा तुरंत एक चीज़ और आ जाती है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, पहले तो इसकी डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन V इज इक्वल टू होता है इसमें W, बहुत ही सिंपल सी बात। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को U से एक्सप्रेस करेंगे और U इक्वल टू W, तो U इक्वल टू W है और V इक्वल टू W/m है। यहीं से अगर आप कंपेयर कर लें तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या कहता है, पर यूनिट मास को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है
कि टोटल मास को ले आने में जितना वर्क डन होगा वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। यानी अगर मास से डिवाइड करेंगे वर्क डन को, मास से डिवाइड करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा, मास से डिवाइड नहीं करेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसमें भी देखिए ये वर्क डन नहीं बल्कि वर्क ऑब्टेन होता है, तो ये भी हमेशा नेगेटिव आएगा। और कितना आएगा, तो जो W की वैल्यू यहाँ पर आई थी डेरिवेशन में वही W की वैल्यू यहाँ पर भी आएगी। मास से डिवाइड इस बार नहीं करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस में GMEM और अपान में R, ये फार्मूला आ जाएगा। इसमें जो ME है वो अर्थ का मास है, अगर ये अर्थ है तब की हम बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ के लिए अगर डिफाइन करें तो अर्थ का मास है ये ME, और जिस ऑब्जेक्ट को ले आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, और पर यूनिट मास तो इसमें है नहीं कि हम स्मॉल m से डिवाइड करें, तो जितना W की वैल्यू आई थी यहाँ पर वही W की वैल्यू यहाँ पर भी होगी। और इस अपान में जो स्मॉल r है उस स्मॉल r का मतलब आप समझ लीजिए, अगर ये h है और ये आपका देखिए ये RE है तो RE प्लस H कर देंगे तो इसके और इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, तो स्मॉल r का मतलब है RE प्लस H। ठीक है, तो इतने फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं ताकि ग्रेविटेशन आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो जाए। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब कोई भी मास होता है तो उसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर वो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरे के ऊपर लगाता है और उसका असर दिखता है। उस फील्ड को हम कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड के हर एक पॉइंट की दो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। हर एक पॉइंट की अपनी एक इंटेंसिटी होगी और हर एक पॉइंट का अपना एक पोटेंशियल होगा। हर एक पॉइंट की जो इंटेंसिटी होगी उसका फार्मूला क्या है कि पर यूनिट मास पर, अगर यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई रखा हुआ है मास, तो पर यूनिट मास पर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। और पर यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अगर m मास को लाने में W वर्क डन तो पर यूनिट मास के लिए W अपान m। और यहाँ वर्क डन होता नहीं, वर्क ऑब्टेन होता है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड खुद ही ऑब्जेक्ट को खींचती है इसीलिए माइनस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा और उसकी ये डिफिनीशन हो गई। और ये पॉइंट मास के लिए अगर उस ऑब्जेक्ट का मास आपको पता है और जितनी डिस्टेंस पर आप पता करना चाहते हैं पोटेंशियल वो पता है डिस्टेंस, तो रिजल्ट आता है माइनस GM अपान R टाइप का। अगर वो पॉइंट मास की बजाय अर्थ होगा तो यहाँ हम मास ऑफ अर्थ यूज करेंगे और R की जगह पर अर्थ के सेंटर से वो पॉइंट का डिस्टेंस लिख देंगे। बस पोटेंशियल अगर समझ में आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन में सिर्फ क्या कहेंगे, बस ये जो मास हमने यूज किया था पर यूनिट मास वही नहीं बोलना है। तो आप बोलेंगे किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा और ये आएगा माइनस में GME अपान R। तो स्मॉल r वही डिस्टेंस होगा सेंटर से और R और स्मॉल m क्या है, जो ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं उसका मास है, और कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से कंप्लीट हो गया ग्रेविटेशन टॉपिक। अभी हमको डिस्कस करना है सैटेलाइट, जो ग्रेविटेशन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए तो सैटेलाइट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सैटेलाइट, तो सबसे पहले इसमें यही देखना है कि व्हाट इज सैटेलाइट। तो आप जानते हैं सैटेलाइट क्या होता है। किसी भी जैसे सन के चारों ओर जो लोग घूमते हैं वो आपके होते हैं प्लैनेट। प्लैनेट के चारों ओर जो लोग घूमते हैं उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ के चारों ओर जो उल्का पिंड घूम रहे हैं, जो बॉडी घूम रही है उसको हम सैटेलाइट कह रहे हैं। हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है। ठीक है, हर प्लैनेट का अपना एक सैटेलाइट होता है। एक से ज़्यादा भी सैटेलाइट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूम रहे होंगे वो सैटेलाइट हैं, और वो किसी प्लैनेट के लिए एक से ज़्यादा सैटेलाइट होंगे, किसी के लिए 0 होंगे, किसी के लिए 1 होंगे। तो अर्थ की अगर हम बात करें, अगर ये हमारा जो प्लैनेट है वो अर्थ है, तो आप जानते हैं कि अर्थ का जो एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, 2 तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो आर्टिफिशियल तो वो होता है जो हम लोग भेजते हैं कम्युनिकेशन के पर्पज़ से। नेचुरल वो होता है जो पहले से प्रकृति ने बना के रखा है। तो अर्थ के पास जो सैटेलाइट है, अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो कौन है, वो है मून, यानी कि चंद्रमा, जो कि अर्थ के चारों ओर घूमती रहती है। बाकी तमाम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी हैं अर्थ के पास। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट हैं
मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट हैं वो किसके पास हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है, यानी शनि ग्रह के पास है। कुछ साल पहले, यानी 1 से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपने पढ़ा होगा, अभी भी बहुत सारी बुक्स में लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है जुपिटर यानी बृहस्पति। तो ध्यान रखिएगा कि पहले बृहस्पति के पास यानी जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट थे, नेचुरल सैटेलाइट थे। लेकिन अभी पता चला है 1.5 से 2 साल पहले कि जुपिटर से ज़्यादा सैटर्न के पास होता है। तो सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। आई थिंक ये शायद 82 के आसपास है, और जो जुपिटर के लिए है वो शायद 79 है ना, 79। तो सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। पुराने जो लोग पुरानी बुक से अभी भी पढ़ रहे होंगे उनको यही पता होगा। तो ये क्वेश्चंस की पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये नई नई बात है और अक्सर लोगों को ये वाला आंसर याद है। ठीक है, चलिए। तो सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लैनेट के चारों ओर घूम रहे होते हैं। तो जब घूम रहे होते हैं यानी सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। आप बताइए कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए इसको क्या चाहिए। सर्कुलर मोशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सर्कुलर मोशन करने के लिए ज़रूरी होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इसको कहीं से मिले। और प्लैनेट और सैटेलाइट के केस में जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड होगा वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, वो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको घूमने के लिए ज़रूरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सैटेलाइट के केस में जो सबसे पहली चीज़ आपको पढ़नी है वो इस सैटेलाइट की स्पीड, और इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। तो अगर इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, और मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है ये सैटेलाइट, है ना, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसे केस में आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला आप जानते ही हैं। अगर उस सैटेलाइट का मास स्मॉल m है तो mv0² और अपान में r का मतलब है re प्लस h से है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं re प्लस h इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो g m1 m2, m1 मतलब मास ऑफ अर्थ और m2 मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, और अपान में डिस्टेंस का स्क्वायर और डिस्टेंस सेंटर के बीच का कितना re प्लस h होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो और स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो v0² इज इक्वल टू। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम डेरिवेशन क्यों बता रहे हैं। तो डेरिवेशन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये फार्मूला जब आपको कभी भूल जाए तो तुरंत आप इसको कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसके फार्मूले थोड़े टेढ़े होते हैं तो याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अगर ये स्टेप आपको पता है तो इसके बाद से आप वो फार्मूला भूल भी जाता है तो आप तुरंत उसको, है ना, 1-2 सेकंड के अंदर करके निकाल लेंगे। तो v0² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, GME और अपान में RE प्लस H, यही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट, यानी v0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इस फार्मूले से एक बात पता चलती है कि सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड होता है, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, और एक और तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, अभी आगे देखेंगे। सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल स्पीड होती है यानी कक्षीय चाल जिसको बोलते हैं, कक्षीय चाल या कक्षीय वेग, वो मान सिर्फ और सिर्फ अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की जो हाइट है उस हाइट पर डिपेंड करता है। आप देख लीजिए बाकी जितनी वैल्यूज हैं सब के सब कांस्टेंट है। रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ और कैपिटल जी, ये सब कांस्टेंट है। सिर्फ h की वैल्यू बदलेंगे तो v की वैल्यू बदलेगी। अगर h की वैल्यू नहीं बदलेंगे तो v की वैल्यू नहीं बदलेगी। इसका मतलब कि इसी ऑर्बिट में अगर कोई भारी सैटेलाइट भी घूम रहा हो, ज़्यादा मास का भी हो, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इसके मास से, सिर्फ हाइट से फर्क पड़ता है। अगर हाइट सेम है तो इसकी भी ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल वही होगी जो कि उस हल्के वाले सैटेलाइट की है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑर्बिट सेम है तो ऑर्बिटल स्पीड सेम होगी, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड मास वास पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ हाइट h पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना है, और ये बात भी याद रखना है कि v की वैल्यू सिर्फ h पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे v की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात यह कि आप जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पर स्मॉल g इज इक्वल टू GME अपान RE², अर्थ के सरफेस के लिए। तो यहाँ से अगर हम GME की वैल्यू निकालें तो GME इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g इंटू RE²। तो आप देखिए अर्थ के सरफेस के लिए अगर हम बात करें तो ये फार्मूले को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट में यहाँ पर आएगा g RE² और अपान में हो जाएगा RE प्लस h। और ये फार्मूले को भी आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड का ये भी एक फार्मूला हो गया। ठीक है,
अगर हम ये कहें कि अर्थ के सरफेस से बहुत हाइट पर हमारा सैटेलाइट नहीं है, इसमें कंडीशन यूज करने जा रहे हैं। अगर हमारा सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बहुत हाइट पर नहीं है, यानी एच की वैल्यू बहुत कम है आर ई से, तो अगर एच की वैल्यू आर ई से बहुत कम है तो आर ई प्लस एच की वैल्यू लगभग आर ई के इक्वल आएगी। आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर, एच की वैल्यू अगर बहुत कम है 6400 के कंपेरिजन में, तो जोड़ने पर लगभग उतना ही तो आएगा, थोड़ा सा ही तो ज़्यादा होगा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यानी आर ई प्लस एच की जगह पर हम आर ई यूज कर लेंगे अगर ये वाली बात है तो। और अगर ऐसी बात है तो देखिए वी नॉट कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी आर ई, और अपान में कितना है आर ई प्लस एच, जिसकी जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, जिसकी जगह पर हम आर ई लिख सकते हैं। तो आर ई से ये सॉरी आर ई स्क्वायर था, तो आर ई स्क्वायर में से एक आर ई कैंसिल होगा, एक आर ई बचेगा, तो ऑर्बिटल स्पीड कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी आर ई के इक्वल। यानी अर्थ के सरफेस के नज़दीक कोई सैटेलाइट है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन काफ़ी छोटा हो गया, अंडर रूट जी आर ई के इक्वल, और जी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 6400 किलोमीटर, दोनों को रख के कैलकुलेट करते हैं तो ये रिजल्ट लगभग आता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अर्थ के सरफेस के बहुत क्लोज जो सैटेलाइट घूम रहे हैं वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूम रहे हैं, और उनका एक्सप्रेशन है अंडर रूट जी आर ई, ऑर्बिटल स्पीड का ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहीं से हम निकालते हैं, और वो क्या चीज़ है, वो ये है कि जो सैटेलाइट घूम रहे हैं वो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएंगे, यानी इनका हमको टाइम पीरियड पता करना है। तो टाइम पीरियड जब पता करना है तो फार्मूला देखिए क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, और टाइम पीरियड का मतलब कि एक चक्कर की बात हो रही है, तो एक चक्कर में जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो परिधि के बराबर 2 पाई आर के बराबर। तो 2 पाई और आर नहीं बल्कि आर ई प्लस एच बोलेंगे, तो 2 पाई आर ई प्लस एच, और अपान में चाल, चाल का मतलब यही कक्षीय चाल वी नॉट। तो अगर आपको वी नॉट का एक्सप्रेशन पता है तो टाइम पीरियड का भी एक्सप्रेशन आप निकाल लेंगे। हम इसी को पुट करते हैं, थोड़ा डेरिवेशन टाइप से करते हैं, 2 पाई आर ई प्लस एच, और यहाँ पर जो वैल्यू आई थी अभी थोड़ी देर पहले, अंडर रूट जी एम ई और अपान में आर ई प्लस एच का, अंडर रूट जी एम ई और अपान में आर ई स्क्वायर, यही आया था है ना, अपान में आर ई प्लस एच। इसको आप सॉल्व करें तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 पाई, इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो आर ई प्लस एच ये है, और आर ई प्लस एच रूट में है यानी पावर 1/2, तो 1/2 और ये 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, और अपान में कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी एम ई। ठीक है, अंडर रूट जी एम ई की जगह पर हम वही तरीके से जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट आपका आ जाएगा 2 पाई और आर ई प्लस एच होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आप लिखेंगे अंडर रूट जी और उसके बाद में आर ई स्क्वायर। तो इस रिजल्ट में अगर हम इन दोनों पार्ट को एक ही ब्रैकेट में रखने की कोशिश करें तो ज़रा आप देखिए कि आर ई प्लस एच पावर 3/2 है, तो पावर 3 को आप हटाइए, इसको 1/2 करिए, तो क्या हम इसका होल पावर 3 लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे देखिए कि हम यहाँ पर पावर 3 करें और यहाँ का होल पावर 1/2 करें। जो पहले लिखा था उसका भी और इसका मीनिंग तो सेम ही है, इसका भी पावर 1/2 और इसका भी पावर 1/2 है, तो इन दोनों को हम एक साथ स्क्वायर रूट के अंदर अगर लिखें तो 2 पाई और कितना आ जाएगा, देखिए रूट में ये भी और रूट में ये भी, तो यानी पूरा रूट के अंदर आ जाएगा आर ई प्लस एच होल पावर 3, और अपान में यहाँ पर चाहे हम ये लिखें अब चाहे ये लिखें, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो चाहे आप जी एम ई करिए चाहे आप जी आर ई स्क्वायर लिखिए, तो टी इक्वल टू एक तो एक्सप्रेशन ये हो गया, और मान लीजिए जी एम ई की जगह पर ये वाला लिखेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई और अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल पावर 3, और अपान में यहाँ पर जब लिखेंगे आप जी आर ई का स्क्वायर, तो जब जी आर ई का स्क्वायर लिखेंगे तो सेपरेट भी आप कर सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ये भी एक्सप्रेशन हो गया टाइम पीरियड का। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन से भी ये पता चलता है कि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ एच के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सैटेलाइट जितनी हाइट पर होगा उसी अकॉर्डिंग उसका टाइम पीरियड होगा, उतना ज़्यादा टाइम लगाकर वो एक चक्कर पूरा करेगी। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड है, वो दोनों सिर्फ और सिर्फ हाइट पर डिपेंड करते हैं और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। ठीक, और यहाँ से अगर हम एक कंडीशन ले लें, जैसे पिछली बार भी आपने कंडीशन लिया था ये वाला, यही वाला कंडीशन अगर हम ले लें कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक है, तो ऐसे केस में
एक चीज़ आपको फिर से मिलेगा, यानी इफ़ एच इज मच मच लेस देन आर ई, तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर ई। तो इस आर ई प्लस एच की जगह पर जब आर ई यूज़ करेंगे तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट, यहाँ पर आप आर ई लिखेंगे तो आर ई क्यूब और अपान में जी आर ई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर से 2 आर ई कट जाएगा, एक आर ई बच जाएगा, तो टी इक्वल टू आएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई अपान जी। तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक जो सैटेलाइट है उसके टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन है। सारी वैल्यू जिसमें आपको पता है, रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू, पाई की वैल्यू सब रख देंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी 84.6 मिनट। यानी जो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के काफ़ी नज़दीक होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और एक चक्कर पूरा करने में वो लगभग 84 मिनट का टाइम लेते हैं। 84 मिनट का मतलब 1 घंटे से ज़्यादा, 90 मिनट होता तो 1.5 घंटे, यानी 1.5 घंटे के आसपास, थोड़ा सा कम, 6 मिनट और होता, अगर 5 मिनट और होता तो ये 1.5 घंटे हो जाता। तो लगभग 1.5 घंटे में वो एक चक्कर अर्थ का लगा लेते हैं और 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो घूम रहे होते हैं। ठीक है, यहीं पर एक शब्द आता है, देखिए जरा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में ही एक सैटेलाइट है जिसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जब भी ये क्वेश्चन में आए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या फिर इसी को बोलते हैं सिनक्रोनस जो सैटेलाइट है, इसी को हम बोलते हैं भू स्थिर उपग्रह कहिए, चाहे इसी को आप तुल्यकाली उपग्रह कहिए। जब भी ये नाम, इसमें से कोई भी नाम यूज हो, इसका मतलब आप समझ जाइएगा एक ऐसे सैटेलाइट की बात हो रही है जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता हो। जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई दे, ऐसे उपग्रह को भू स्थिर उपग्रह या जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। अब बताइए, पृथ्वी के सापेक्ष कोई सैटेलाइट आपको स्थिर कब दिखाई देगा? अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो ये आपको स्थिर कब दिखाई देगा? जब उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड और इस अर्थ का टाइम पीरियड दोनों सेम हो, तो हमेशा ये वाली जगह इस सैटेलाइट के सामने होगी, ये वाला इस ऑब्जर्वर के सामने ये सैटेलाइट होगा। तो ऐसे में दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे, रेस्ट में होंगे। इसका मतलब कि कोई भी ऐसा सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड 24 आवर हो, यानी अर्थ के टाइम पीरियड के इक्वल हो, तो ऐसे सैटेलाइट को हम बोलेंगे सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ऐसे जो सैटेलाइट होते हैं वो अर्थ के सरफेस से लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट तक पर उड़ते हैं। यानी अगर आपको टी की वैल्यू मिल जाए तो टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप एच तो डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई वाले सैटेलाइट के लिए टी की वैल्यू इतनी आएगी, क्योंकि टी की वैल्यू एच पर डिपेंड करती है। तो वो एच जब आप निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 36,000 किलोमीटर। यानी कि जो भू स्थिर उपग्रह होते हैं वो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, और उनका जो परिक्रमण काल होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर अपने अक्ष पर, यानी 24 घंटे के बराबर होता है। और एक बात और ध्यान रखना है कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो किसी खास जगह पर निगरानी रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वो हमेशा उसी जगह के सामने स्थिर रहता है और उनके फोटोज़ लेता रहता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में आपके यूज़ होता रहता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अब कुछ और डिफिनीशन रह गई, जैसे कि बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी क्या होती है। 2-3 और फार्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद ये पूरा चैप्टर, ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कि सैटेलाइट जो इस पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। तो जो सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूम रहा है उसके पास 2 तरह की एनर्जी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। क्यों? क्योंकि वो घूम रही है, उसके पास एक स्पीड है, तो स्पीड है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। k = ½ mv0², और v0 आपने कैलकुलेट ही किया था। v0 कितना आ गया था? ये आपका v0 आ गया था √G/me और अपान में RE+H, ये आपका रिजल्ट आ गया था v0 का। तो अगर वो h हाइट पर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो उसके पास वेलोसिटी की वजह से इसके पास एक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी बात यह है कि वो जो सैटेलाइट है वो इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होने की वजह से उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगा पा रहा है। और कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी फोर्स लगता है वहाँ पर उसके पास एक
खास स्थिति में बने रहने के लिए एक एनर्जी होती है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो जिस तरह का फोर्स लगता है उसी हिसाब से एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है बॉडी के पास, पार्टिकल के पास। तो सैटेलाइट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्योंकि इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इस फोर्स की वजह से इसके पास एक एनर्जी होगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसके पास है और वो आपने पीछे पढ़ भी लिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -GMEM अपान में क्या होता है RE+H। ये आपने पीछे रिलेशन पढ़ लिया जब आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा था, तो उसके बाद आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था। तो यहीं पर अपान में स्मॉल r होता था। तो स्मॉल r का मतलब क्या है, यही है सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस RE+H, स्मॉल r इक्वल टू RE+H, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। अब अगर हम इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी की बात करें, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी आया है, इस काइनेटिक एनर्जी को अगर आप इस तरह के एक्सप्रेशन में चेंज करना चाहते हैं तो देखिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट आ गया है आपका GMEM अपान RE+H, यहाँ से आप एक चीज़ करिए कि या तो आप ये v का स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पर v का स्क्वायर है, हमने सिर्फ v की वैल्यू लिखी है, तो ये स्क्वायर रहेगा तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा जब रूट, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो आएगा उसको आप देखिए लिखिए कितना आ गया, प्लस में 1/2 GMEM अपान RE+H, है ना, क्योंकि v0 का स्क्वायर है तो रूट में तो वो v की वैल्यू होती थी, तो स्क्वायर रखेंगे तो रूट तो हट जाएगा। और ये प्लस u की वैल्यू माइनस में है तो माइनस में GMEM और अपान में RE+H। देखिए ये GMEM अपान RE+H, GMEM अपान RE+H, यहाँ 1/2, यहाँ पर 1, तो यहाँ से जब हल करेंगे तो E की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 1/2 GMEM और अपान में RE+H। ये जो रिजल्ट आया कि सैटेलाइट जो कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर घूम रहा है, उसकी टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया, इसको तो आपको याद रखना ही है। साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो माइनस है इसका मतलब क्या है। तो इस माइनस का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंडेड है, बंधा हुआ है, यानी ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा माइनस में आया है। इसका मतलब कि सैटेलाइट जो है वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बंधा है, वो बाहर नहीं जा सकता है, इस माइनस का ये मतलब है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सैटेलाइट की कुल ऊर्जा का मान है जो कि माइनस में है, यानी इतनी ऊर्जा की वजह से वो बंधा हुआ है। और आप देखिए कि अगर उस सैटेलाइट को इतनी ही ऊर्जा हम प्लस में दे दें, अगर इतनी ही ऊर्जा हम दे दें प्लस में, यानी प्लस में 1/2 GMEM और अपान में RE+H, अगर उस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी इतनी है माइनस में, इसका मतलब कि इतनी एनर्जी से वो बंधा हुआ है, बाहर नहीं जा सकता, उस ऑर्बिट से या इस फील्ड से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर हम इतनी ही एनर्जी इसको प्लस में, जितना माइनस में उतना ही प्लस में हम प्रोवाइड कर दें, तो ये माइनस में और दूसरा वाला प्लस में दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी हो जाएगी 0। और टोटल एनर्जी 0 कहाँ पर होती है, एट इन्फिनिटी। इसका मतलब कि ये सैटेलाइट क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, ये अनंत पर चला जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, ये इसके फील्ड से बाहर कहीं भी जा सकता है। तो कोई भी सैटेलाइट को बाहर भेजने के लिए, एकदम फ्री करने के लिए, यानी कि उसकी टोटल एनर्जी को 0 करने के लिए जितनी एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम उस सैटेलाइट की बंधन ऊर्जा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वो नहीं कि जितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि वो एनर्जी जो हम इसको देकर इसको बंधन से मुक्त कर सकते हैं, वो एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। तो टोटल एनर्जी होती है माइनस में, और जितनी भी टोटल एनर्जी होती है बस उसी को प्लस में कर देंगे तो वही बन जाएगी बाइंडिंग एनर्जी। तो इस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा प्लस में 1/2 GMEM अपान RE+H। अगर H की वैल्यू RE की कंपेरिजन में बहुत कम है तो सिर्फ RE लिख सकते हैं। ठीक है,
एक बात और यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो ठीक है कि टोटल एनर्जी जीरो करने के लिए, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी को जीरो करने के लिए जितना एनर्जी देने की आवश्यकता होती है उसी एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, और ये बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जितना भी टोटल एनर्जी होता है उस वही एनर्जी प्लस में। ठीक, अब यहीं पर एक चीज़ और आता है कि पलायन वेग क्या होता है, यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग या फिर एस्केप वेलोसिटी। ये तो बात ठीक है कि यहाँ पर सैटेलाइट को आप इन्फिनिटी पर भेजना चाहते हैं या फ्री करना चाहते हैं तो जितनी एनर्जी देने की ज़रूरत है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकने की बात करें, अर्थ के सरफेस से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो लौट के फिर से अर्थ के सरफेस पर आ जाती है ना। तो अगर हम इस पार्टिकल को इतनी स्पीड से फेंकें कि वो इस तरीके से जाए कि वो पूरे इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा से ये बाहर निकल जाए, तो इसके लिए जितने स्पीड से आपको फेंकना पड़ेगा उस स्पीड को, उस वेग को, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब कि एक ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से फेंकने के बाद वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी दोबारा लौट कर ना आए, वो इन्फिनिटी पर चला जाए या ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तो एस्केप वेलोसिटी का जो सिंबल है उसको VE बोलते हैं, और इस एस्केप वेलोसिटी से फेंकने के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी देते हैं उसको हम एस्केप एनर्जी बोलते हैं, है ना। इसको एस्केप एनर्जी या पलायन ऊर्जा कहते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी का अगर एस्केप वेलोसिटी VE है तो एस्केप एनर्जी K इक्वल टू हाफ mVE स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसमें जो VE होता है इसकी वैल्यू होती है, ये एक्सप्रेशन याद रखिए, 2GRE। ये है पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए। अगर आप पृथ्वी से किसी चीज़ को ऐसा फेंकना चाहते हैं वो दोबारा लौट कर ना आए तो आपको इस स्पीड से फेंकना पड़ेगा। G की वैल्यू पता है, RE की वैल्यू पता है, सॉल्व कर देंगे तो लगभग आ जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट को आप फेंकेंगे अर्थ से तो वो दोबारा लौट कर नहीं आएगी, वो हमेशा के लिए पलायन कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। ठीक है, अर्थ के लिए। किसी दूसरे प्लैनेट के लिए बात कर रहे हैं, किसी दूसरे सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर G की वैल्यू अलग होगी, उसका रेडियस अलग होगा, तो वहाँ पर जो इसके वेलोसिटी आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, तो ये एक बात यहाँ से आप देखिए, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि अगर हम किसी और प्लैनेट के लिए जब बात करते हैं इसके वेलोसिटी का तो वो अलग अलग आएगा। जहाँ पर G की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से पलायन करने के लिए उतनी ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम मून की बात करें, मून जो कि अर्थ से काफ़ी छोटा है, तो मून का मास और मून के लिए G की वैल्यू यूज करें, मून पर G की जो वैल्यू होती है वो अर्थ पर G की वैल्यू का 1/6 होता है, और आई थिंक मास जो इसका होता है वो अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में 180 होता है। तो अगर इसके लिए हम ये निकालते हैं इसके वेलोसिटी तो ये लगभग आता है 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। मून के लिए इसके वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं पाया जाता जबकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है। तो बात इस रीज़न इसका ये है कि मून पर नॉर्मल टेम्परेचर पर जो गैसेस की स्पीड थी, गैसों की जो नॉर्मल टेम्परेचर पर स्पीड थी वो स्पीड मून के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा थी, और मून के एस्केप वेलोसिटी से अगर उस गैसेस की स्पीड ज़्यादा है तो वो तो एस्केप कर जाएंगे, वो तो यहाँ से भाग जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। जबकि अर्थ पर उनकी जो एवरेज स्पीड थी उस टेम्परेचर की वजह से वो यहाँ से भागने के लिए ज़रूरी जो एस्केप वेलोसिटी है उससे काफ़ी कम वेलोसिटी थी, तो गैसें यहाँ पर से भाग नहीं पाई, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फंस गई, रह गई। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही या यहाँ से पलायन वेग या इसके वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैसें पलायन नहीं कर पाई, जबकि मून पर पलायन वेग बहुत कम होता है, इसके वेलोसिटी बहुत कम होती है, तो गैसें एस्केप कर गई, इसलिए एटमॉस्फेयर यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और देखिए, आप इससे पहले पढ़ चुके हैं सैटेलाइट के ऑर्बिटल स्पीड का जो फार्मूला अंडर रूट कितना आया था, GRE, ये हमने बताया था 8 किलोमीटर पर सेकेंड लगभग आता है। तो ऑर्बिटल स्पीड और ये एस्केप स्पीड वेलोसिटी जो है दोनों के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। √2GRE को आप लिखिए √2 और √GRE, और √GRE को V0 बोल देंगे तो V इक्वल टू आ जाएगा √2 और उसके बाद V0। तो इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना, √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का अगर √2 टाइम्स स्पीड बढ़ा दिया जाए
जो सैटेलाइट v0 स्पीड से घूम रहा है, अगर उसकी स्पीड को 0.2 टाइम्स कर दिया जाए, इतना गुना कर दिया जाए, तो वो भी पलायन कर जाएगा, वो भी एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर लगभग कंप्लीट हुआ। बस एक बात और जानिएगा कि यहाँ पर भी रिएक्शन फोर्स 0 होता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उसमें जब आप बैठते हैं तो आपको रिएक्शन फोर्स महसूस नहीं होता। रिएक्शन महसूस नहीं होगा तो वेट नहीं महसूस होगा, वेट नहीं महसूस होगा तो ये है कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। तो जो लिफ्ट में वेटलेसनेस की कंडीशन होती है वो भी कंडीशन है, वहाँ पर भी वेट 0 होता है। सेंटर पर जी की वैल्यू 0 होने से यहाँ पर भी वेट 0 हो जाता है, ये भी वेटलेसनेस की कंडीशन है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मास बहुत कम होने से रिएक्शन फोर्स नहीं लगता, आपको रिएक्शन नहीं आपके ऊपर लगेगा तो वेट नहीं फील होगा, तो यहाँ पर भी वेटलेसनेस आता है। तो ये तीनों वेटलेसनेस की कंडीशन हो गई, और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट कंप्लीट हुआ। लेक्चर काफ़ी लेंदी है, मेहनत बहुत ज़्यादा हुई है। आप लोग लेक्चर को शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और आगे लेक्चर्स बनाते रहें। चलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, है ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। धन्यवाद।